जी हाँ, हम लोग अब पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। जी, पिछले लेक्चर में एप्लीकेशन रिफ्लेक्शन को समझा गया। अब रिफ्लेक्शन को और ज्यादा समझने के लिए हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं। जी, रिफ्लेक्शन में आप जान रहे हो कि ऑप्टिकल वेव में लाइट में रिफ्लेक्शन तभी होगा जब वह किसी ओपेक सरफेस पे गिरेगा। जी 99%, तभी हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। तो 99% रिफ्लेक्शन होने के लिए हमें सरफेस कैसा चाहिए? पूरी तरह से ओपेक चाहिए। ओपेक सरफेस के लिए सबसे बेहतर होता है मिरर। जी हाँ, मिरर का एक सरफेस पूरी तरह से शाइनिंग वाला होता है और दूसरा सरफेस पेंटेड होता है। तो हम लोग पढ़ने वाले इसके एप्लीकेशन को किस पर? मिरर पर। जी हाँ, मिरर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दर्पण। और दर्पण हमारे पास दो तरह के आएंगे। जी, दो तरह के दर्पण। एक दर्पण कौन सा? प्लेन मिरर, जिसके एप्लीकेशन हम लोग घरों में भी यूज करते हैं। और समतल दर्पण। जी, और दूसरा जो है वो है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, गोली दर्पण। जी हाँ, समतल दर्पण जिसका पूरा पूरा प्लेन मिरर जो होगा प्लेन होगा और थोड़ा स्फेरिकल कर्व भी होगा। या मैं ऐसे कहूं कि इसका सेंटर कहां होगा? जब प्लेन है तो सेंटर कहां होगा? इनफाइनाइट पर। जी हाँ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको बोला जाता है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र कहां पर होगा इसका? तो ये कह सकते हैं एट इंफिनिटिव। जी हाँ, इंफिनिटिव पोजीशन पर होगा, इनफाइनाइट पोजीशन पर होगा। इसका कहां पर होगा जरा ये बताओ तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, जी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइनाइट पोजीशन पर होगा। कहीं फिक्स होगा कि यहां पर इसका जी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका इसका इनफाइनाइट पर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, जी रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, इसकी वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी तब? जी तब इसकी वक्रता त्रिज्या भी इनफाइनाइट होगी। क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। जी हाँ, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ये कह लें कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइनाइट होगा, कुछ फिक्स होगा, इतना है। जी हाँ, और इसका फिक्स नहीं है। और इसका तो फोकल लेंथ, प्रकाश जो फोकस दूरी जो है, जी फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी भी इनफाइनाइट होगी। और इसकी फोकस दूरी, फोकल लेंथ, इसकी होगी फाइनाइट होगी। यहां समझिए, प्लेन मिरर। जी हमें एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना है तो सबसे अच्छा जो ऑब्जेक्ट हम लोग लेंगे वो ऑब्जेक्ट क्या लेंगे? मिरर। और मिरर की साइज इतनी लेंगे कि जो यानी कह सकते हैं कि लाइट के जो वेव हमारा है, ऑप्टिक्स वेव है, उसके वेवलेंथ से बहुत बड़ा हो। जी हाँ, अगर 1 सेंटीमीटर भी ले लिए, 0.1 सेंटीमीटर भी ले लिए, तब भी बहुत बड़ा हुआ। और 10 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर या 1 मीटर, ये तो बहुत बड़े हो गए। क्योंकि आपको पता है लाइट वेव का वेवलेंथ होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के रेंज में। तो ये अगर ऑब्जेक्ट उस रेंज में लेते हैं जो कि जो आपका ऑप्टिक्स वेव है उसके वेवलेंथ से बहुत बड़ा है, तो हमें आपको पढ़ना कहां पर है? जी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ही रिफ्लेक्शन पढ़ा जाएगा। तो रिफ्लेक्शन फेनोमेना के लिए जो ऑब्जेक्ट लिया, मैंने क्या लिया? मिरर।
मिरर हमारा प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र कहां पर होता है, इनफाइनाइट पर, और वक्रता त्रिज्या कितनी तब हो जाएगी, जाहिर सी बात है ये भी अनंत होगी, इनफाइनाइट होगी। और तब फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी भी कितना होगा जी, फोकस दूरी क्या होता है इन सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन ये भी कहां होगा, इनफाइनाइट पर होगा। अब ये कह लें कि स्फेरिकल मिरर अगर है, प्लेन मिरर की जगह स्फेरिकल ले लेते हैं, तो उसका कोई भी कोई सेंटर आ जाएगा फाइनाइट पोजीशन पर, और तब रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, फाइनाइट होगा, निश्चित होगा, कुछ न कुछ होगा, और तब फोकल लेंथ भी क्या होगी, फाइनाइट होगी। तो पहले हम लोग किस पे पढ़ेंगे, प्लेन मिरर पे। ओके, बात समझ रही है। तो यहां पर हम लोग आते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जी, प्लेन मिरर समतल दर्पण, क्योंकि सरफेस पूरी तरह से ओपेक होगा, और मिरर जिसका एक सरफेस ऊपर वाला मान ले पेंटेड है, शाइनिंग वाला है, तो नीचे वाला क्या कर दिया जाए, पेंटेड कर दिया जाए। तो ये आपका चाहे ऐसे रख लें चाहे ऐसे रख लें जी, या फिर किसी भी एंगल पे हो, हम रेज किस पे गिराएंगे जी, इंसिडेंट किस पे रेज होगा, तो जाहिर सी बात शाइनिंग वाले सरफेस पे, तभी तो होगा रिफ्लेक्शन। तो यहां पर अगर रेज ऐसे आती है, ये इंसिडेंट रेज है, ये आपका इस पॉइंट पर क्या हो गया, नॉर्मल, और रेगुलर रिफ्लेक्शन है, तो यहां पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, तो इतने ही एंगल पे क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होंगे जी, ये आई तो ये भी क्या होगा, आई होगा। ये इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये नॉर्मल। ला तो पढ़ ही चुके हम लोग हैं, समझ आ रहा है। इस पर अगर देखा जाए तो रेज कहीं भी इंसिडेंट हो सकती है, लेकिन जहां इंसिडेंट होगी वहां नॉर्मल खींचे तो हमेशा इस पर 90 डिग्री बनाएगा ना, जो नॉर्मल होगा वो प्लेन पर 90 डिग्री बनाएगा। तो ये एंगल आपका क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो ये जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट है वही एंगल आप क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन, और रेज ऐसे क्या होगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अगर इस पर है मिरर है, तो यहां पे अगर हमने रेज ऐसे इंसिडेंट कराया, तो यहां पर देखा जाए कि ये इंसिडेंट रेज है जी हाँ, और यहां पे नॉर्मल अगर डालें तो ये आपका नॉर्मल हो गया। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है जी, ये पूरा 90 होना चाहिए जी, 90 है, ये 90 होना चाहिए। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है इतना, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट है वही क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। यानी ये अगर आई है तो ये भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ये आई है तो ये भी क्या होगा, आई हो जाएगा। यानी कह लें क्या कि मिरर कि अगर हम लोग पोजीशन बदलेंगे तो उस पर नॉर्मल की पोजीशन बदल जाएगा। मिरर ऐसे हो गया तो नॉर्मल भी 90 डिग्री रोटेट कर गया जी, जितना मिरर रोटेट करेगा नॉर्मल भी उतना ही रोटेट कर जाएगा। और आई इंसिडेंट रेज, नॉर्मल से देखा जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो रिफ्लेक्टेड रेज भी क्या होगी, नॉर्मल से ही आई इक्वल आर, एंड उसी एंगल पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बात समझ आ रही, इतनी क्लियर है ये जी हाँ। अब ये देखा जाए कि किसी भी ऑब्जेक्ट से कितने रेज चलते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट से रेज तो इनफाइनाइट चलेंगे जी हाँ। जैसे एक ऑब्जेक्ट बना दिया जाए तो इस ऑब्जेक्ट से रेज हर 3D डायरेक्शन में चलेगा, इधर भी, पीछे भी, इधर भी, हर कितने रेज चलेंगे, इनफाइनाइट। लेकिन किसी भी मिरर से इमेज बनने के लिए एक ही रेज, अगर एक भी रेज इस पर इंसिडेंट हुआ तो फिर इसकी इमेज बनेगी जी हाँ। यानी कि ऐसे तो ऑब्जेक्ट से कितने रेज चलते हैं, ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज, बहुत सारी रेज चलती है, लेकिन अगर उससे चलने वाली एक भी रे, बात को समझेंगे, एक भी रेज अगर मिरर पर इंसिडेंट हुई तो उसकी इमेज बनेगी।
वो आपको दिखाई दे या ना दे, लेकिन उसकी इमेज क्या होगी, बनेगी। यानी इमेज बनने के लिए एक भी रेज अगर मिरर पर इंसिडेंट हुई तो उसकी इमेज क्या होगी, बनेगी। बात समझ रहे? अब यह देखा जाए कि बहुत सारे रेज ऑब्जेक्ट से चलते हैं, तो कितने रेज मिरर पे ले जाए, वैसे प्लेन मिरर से, यहाँ प्लेन मिरर जिसका फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट पर है, इनफाइनाइट है क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट पर होता है। जी हाँ, फोकल दूरी अनंत, वक्रता त्रिज्या भी अनंत। तो यहाँ प्लेन मिरर से हम लोग को इमेज बनाना अगर है तो एक रेज अगर केवल गिराएं तो भी पर्याप्त होगा। जी हाँ, एक रेज से भी हम लोग इमेज का फॉर्मेशन दिखा सकते हैं प्लेन मिरर के थ्रू। अब देखा जाए कि ये तो पता चल गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल एंगल ऑफ क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। इससे हम लोग क्या प्रूव कर सकते हैं? एक बात और, मिरर रोटेट कर रहा है तो नॉर्मल रोटेट कर जा रहा है। क्लियर है? यहां पे रेज ये अगर आ रही है तो ये नॉर्मल है, ये एंगल आई है तो ये भी क्या हो गया, आर हो गया। जी हाँ, जाना था ऐसे, जब ये रेज इस प्लेन मिरर पर इंसिडेंट हुई, जाना था इसको लेकिन गई ऐसे, तो कितना ये डेविएट हो गई, विचलित कितनी हो गई, ये विचलित हो गई। तो ये आई है और ये आर भी किसके बराबर, आई के, तो ये एंगल हो गया आई आई 2i, और यहां से लेके यहां तक तो होता है पाई, और डेविएशन कितना हुआ, डेल्टा। तो जाना तो ऐसे था लेकिन गई ऐसे। जी हाँ, ये जो डेल्टा है वो कितना हो जाएगा, तो पाई माइनस आई प्लस आर, और आर चूंकि किसके बराबर है, आई के, तो आई प्लस आई, यानी कितना हो गया, पाई माइनस 2i। तो प्लेन मिरर से जो डेविएशन होता है वो कितना होता है, पाई माइनस 2i। जी हाँ, पाई माइनस 2i विचलन हो जाता है। तो अगर रेज किसी भी एंगल पे गिरा लो, किसी भी एंगल पे गिरा लो, वो अगर आई तो प्लेन से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, तो विचलन कितना होगा जी, पाई माइनस 2i होगा। अगर ऐसे रेज गिरी तो नॉर्मल भी तो इसी डायरेक्शन में होगा, तो रेज ऐसे चली जाएगी। जी हाँ, जाना था ऐसे लेकिन गई ऐसे, तो कितना हो गया भाई, तो मैं ये कह सकता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, तो नॉर्मल की ही एलाइज कर रहा है, तो पाई माइनस 2i, और आई हमारा 0 है, तो डेविएशन कितना है, पाई है। समझ आ रहा है यह? तो यहां पे कह लें कि i इक्वल 0 है तो r इक्वल भी 0 है। जी हाँ, लेकिन ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर? ये यानी ये ऐसे आ रहा है तो ये ऐसे जा रहा है। क्लियर है? बात समझ आ रही है? या r इक्वल मैं कह लू 180 है क्लॉकवाइज, क्योंकि ये आने का डायरेक्शन है तो ये फिर जाने का डायरेक्शन है। तो i इक्वल जब 0 होगा तो r इक्वल भी 0 होगा, और तब हमारा डेविएशन पूरा पूरा पाई होगा, और हम कह ले कि i इक्वल 0 क्लॉकवाइज है तो r इक्वल 0 एंटी क्लॉकवाइज है, या r इक्वल 180 क्या है, क्लॉकवाइज है। क्लियर? ये तो कभी भी प्लेन मिरर से कोई रेज आती, कोई प्लेन मिरर पे रेज अगर आई, जी हाँ, तो वो रिफ्लेक्ट होगी तो अपने रास्ते से कितना विचलित हो जाएगी, पाई माइनस 2i। क्लियर? ये अभी और डेविएशन पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अब यहां ध्यान दें, तो ये देखा जा रहा था क्या कि ऑब्जेक्ट से रेज तो इनफाइनाइट चलती है, बट एक ही भी रेज काफी है इमेज का पोजीशन बताने के लिए। अगर मैंने कहा कि पोजीशन ऑफ इमेज with respect to position of object। यहां ध्यान दें कि ये अगर मिरर है
और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इससे कितनी रेस चलेगी, मैं ये कह लूं यहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो d है। तो यहां से रेज, इसको थोड़ा सीधा बना दिया जाए जी, ये मिरर है। यहां से एक रेज तो ऐसे भी जा सकती है, I इक्वल 0, R इक्वल 0 हो गया, और एक रेज किसी एंगल पे ले जाए, और ये किसी एंगल पे अगर आता है और ये नॉर्मल है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अगर ये रेज यहां से चले, बहुत सारी रेज है, ऐसे जाता है, तो यहां पे अगर नॉर्मल देखा जाए, ये नॉर्मल हो गया, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, तो इसी एंगल पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। अब ये अगर मैं तीनों रेज को पीछे बढ़ाऊं, जी इमेज कहां बनता है, जहां पर मिरर से रिफ्लेक्ट होने वाली रेज मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जी हां, मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, वहीं पर क्या होगा, जहां पर रेज एक दूसरे को इंसेक्ट करेंगी, जी हां, वहीं पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। क्या ये तीनों रेज, ये गई, ये ऑब्जेक्ट जू रेज गई, ये आ रही है, क्या यहां पर आपको कहीं भी रेज एक दूसरे को काटती हुई दिखेंगी? नहीं। अरे इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है तो नहीं काटेंगी। लेकिन अगर मैं इस मिरर के पीछे इन रेज को इमेजिनरी बढ़ाऊं, तो क्या ये किसी पॉइंट पर काटेंगे? जी हां, देखा जाए जी, यहां पे इसको पीछे बढ़ाया, इस रेज को यहां पे, इसको पीछे बढ़ाया तो यहां पर, और इसको भी पीछे बढ़ा रहे हैं, ये एंगल I इक्वल R करोगे तो सब सही हो जाएगा। जी हाँ, तो तीनों रेज जो इधर जा रही थी वो पीछे मिलती हुई दिख रही हैं, यानी यहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये हमारा क्या इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या इमेज है। जी हाँ, हमें क्या प्रूव करना है कि ये कहां पर बन रहा है, तो ये दिख रहा है क्या कि जो पोजीशन है वो बिहाइंड द मिरर है, और सीधे रेज मिल नहीं रही बल्कि मिलती हुई प्रतीत हो रही है, अतः इमेजिनरी इमेज है। और कहां पर है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने डी मिरर से माना है, तो अगर ये एंगल आपका I है तो ये भी I होगा, और ये भी I होगा तो ये भी I होगा। जी हाँ, और ये एंगल भी I होगा, ये तो कॉमन है। अगर ये एंगल इक्वल ये एंगल, तो ये डिस्टेंस इक्वल ये डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा। जी हाँ, ये कॉमन हो गया, और ये वाला एंगल और इस एंगल के इक्वल है, तो अपने आप ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ये भी 90-90 है, तो आपको तीनों ये सिमेट्रिकल हो गया, सिमेट्री हो गई कि नहीं हो गई, तो हम कह सकते ये डिस्टेंस इक्वल क्या होगा, ये डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं, क्या प्रूव कर सकते हैं, इसको फिर से दिखा रहा हूं आप लोगों को, फिर से समझें। ये मिरर है, अब समझिएगा, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये मैंने कह दी d। अब एक रेज मैं ऐसे भी डाल सकता हूं, और ये I इक्वल 0 है, तो R इक्वल भी क्या हो जाएगा, 0। दूसरी रेज में किसी एंगल पे, यहां पे देखा जाए ये नॉर्मल है कि नहीं है, और ये वाला एंगल I है, तो इसी एंगल पे तो निकलेगा ना जी, इसी एंगल सेम होगा। यहां पे एक रेज मैं ऐसे भी कर ले रहा हूं, और यहां पे अब मैं ये एंगल अगर
आई कह लिया तो ये क्या होगा, एंगल पे जाएगा, दोनों एंगल बराबर होंगे, मेजर करके बनाएंगे अधिकतम एग्जैक्ट जाएगा। जी हाँ, कितनी रेज डाली सकती है, बहुत सारी। एक रेज मैंने परपेंडिकुलर डाला आई बराबर 0 पे तो आर बराबर 0, यहाँ आई पे डाला तो आई पे चला गया, यहाँ आई डैश पे डाला तो आई डैश पे बाहर हो गया। इधर ही अब ये देखा जाए क्या ये दोनों रेज मिलेगी पीछे जाके, नहीं। और इमेज कहां बनती, जहां रिफ्लेक्टेड रेज, जी हाँ ये गया जू बाहर आया, रिफ्लेक्टेड रेज, जहां रेज जा रही है वो ऑब्जेक्ट, और जहां मिलेंगी इंटरसेक्ट करेंगी वो इमेज, तो ये रेज जूम कर कैसे आ रही है, क्या ये तीनों रेज कहीं मिलेंगी इधर, नहीं नहीं, पीछे मिल सकती हैं, जी हाँ इमेजिनरी मिल सकती है। तो मैंने ये पीछे एक ऐसे ही एक लाइन खींच दिया। अब इस रेज को मैं अगर, जी हाँ ये रेज को अगर पीछे मिलाऊं, ठीक है, तो पीछे अगर मिलाता हूं, ज्योमेट्री प्रूव करना, इसलिए तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, जो भी प्रूव करना होगा वो कहां से, जी सारी रेज चाहे किसी भी पॉइंट पे आई हो मिलेंगी वहीं पर। अब ऊपर वाले से प्रूव करें, ऊपर वाले से कर दें, ये एंगल आई है तो ये भी कितना होगा जरा बताओ तो, आई होगा कि नहीं होगा, जी हाँ, और ये आई है तो ये कितना हो जाएगा, अरे भाई देखो ना आई, और ये आई है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी तो आई होगा, और ये 90 में है तो ये भी 90 है तो ये एंगल भी इक्वल होगा कि नहीं होगा, अरे तीनों एंगल इक्वल हो गया, जी हाँ इक्वल हो गया, और ये कॉमन है, कॉमन है, जी हाँ ये कॉमन है, तो हम कह सकते हैं क्या कि ये साइड और ये साइड भी इक्वल होगा, और ये साइड और ये साइड भी इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा बोल भाई। चलो ऊपर वाले से क्या, नीचे देखें, ये आई डैश है तो ये भी आई डैश होगा, और ये आपका आई डैश है तो ये भी आई डैश है, और सामने वाला ये भी आई डैश होगा, और ये आई डैश है तो ये भी आई डैश होगा कि नहीं होगा भाई, ज्योमेट्री आती कि नहीं आती, होगा। और ये एंगल आई डैश इक्वल है, कॉमन है 90 और 90, तो ये एंगल भी इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, तो ये वाला और ये वाला इक्वल हुआ, ये इक्वल हुआ। ये क्या है, ऑब्जेक्ट और रेज सारी पीछे बढ़ाने पर, जी पीछे बढ़ाने पर यही तो मिल रही है, और यही मिल रही है सब पीछे बढ़ाने पर, आगे बढ़ाने पे तो नहीं मिल रही है जो। तो ये लग रहा है कि जैसे कि यहाँ से देखो ये रेज गई और यहाँ से लग रहा है यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जा रही है, तो जहां से रिफ्लेक्ट होके जाती हुई लगे वही क्या है, इमेज है, समझे। तो ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, और आपको पता ये डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना था भाई, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस d था, तो ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, d होगा। तो क्या दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज दिखाई दिया कि बिहाइंड द मिरर, जी हाँ मिरर के पीछे, पहली बात क्लियर। ये दूसरी बात कि कह सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी, इमेज की, ठीक है ना, कहां से, फ्रॉम मिरर, फ्रॉम मिरर, दर्पण से, जी ऑब्जेक्ट इमेज की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगी, इज जस्ट इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, मिरर से, ऑब्जेक्ट की डी है तो इसकी भी डी, कौन दूरी, दूरी नहीं लंबवत दूरी बराबर होगी। और तीसरी पॉइंट, इमेज, ठीक है, इज ऑलवेज, जी हमेशा कैसा होगा, रियल, वास्तविक नहीं, अगर ऑब्जेक्ट वास्तविक है तो इमेज हमेशा कैसा होगा, ऑलवेज वर्चुअल होगा, कैसा होगा, वर्चुअल होगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज रियल, ऑब्जेक्ट इज रियल, जब ऑब्जेक्ट हमारा रियल होगा
तो इमेज कैसा होगा, हमेशा वर्चुअल होगा, यानी सीधे किरणें जाने के बाद मिलेंगी नहीं, मिलती हुई प्रतीत होंगी। इसलिए कैसा होगा, इमेज हमारा कैसा होगा, वर्चुअल यानी आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी होगा। कब, जब वस्तु हमारा क्या हो, वास्तविक हो। और कब बनेगा इमेज, कहां बनेगा, मिरर के पीछे। और कहां बनेगा, अरे वस्तु की जो लंबवत दूरी होगी मिरर से और प्रतिबिंब की, दोनों की क्या होगी, बराबर होगी। बात समझ में आया, क्लियर है, इतनी बात क्लियर हुई। जी हाँ, इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी कर चुके हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। आगे बढ़े और एप्लीकेशन लें। जी हाँ, अलग अलग पोजीशन पे हम लोग ऑब्जेक्ट को लेते हैं और फिर देखते हैं वहां कहां इमेज बन रहा है। तो पहली बात क्लियर हो गई क्या, कि जो हमारा इमेज होगा, अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो वर्चुअल रहेगा और मिरर के पीछे बनेगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों की क्या होगी, इक्वल होगी। अब मैं कह लूं ये हमारा मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, क्या इमेज बनेगी, बोलो बोलो, इमेज बनेगी। एक भी रेज, अगर ऑब्जेक्ट से निकलने वाली एक भी रेज मिरर पर गिरी तो इसका इमेज बनेगा। कितनी रेज निकलती है ऑब्जेक्ट से, इनफाइनाइट। क्या यहां से बहुत सारी रेज पड़ेंगी मिरर पे, तो बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अब मैं कह लूं कि ये बता दो कहां बनेगा, तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसे जाएगा यहां पर, पहली रेज बहुत सारी रेज पड़ेगी, तो इसका इमेज बनना है। अब मैं कह लूं कि यहां से ये एंगल आपका क्या हो गया, आई, समझिएगा। तो आपको पता है एंगल आई इक्वल एंगल आर पर ही रिफ्लेक्शन होगा। जी हाँ, ये एंगल आई इक्वल एंगल आर पर रिफ्लेक्शन। अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये मान ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे अगर मैं कह लूं ये आई है, तो ये क्या हो गया, आर हो गया। सब इक्वल है। जी हाँ, लेकिन ये रेस यहां से रिफ्लेक्ट होके जा रही है, ये यहां से होके जा रही है, क्या दोनों मिलेंगी, अरे कैसे मिलेंगी यार, ये तो इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, दोनों की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, नहीं मिलने वाली है। मैं इनको मिरर, ये मेरा मिरर की लेंथ इतनी है, बट मैं ऐसे बढ़ा ले रहा हूं इमेजिनरी। तो यहां पर अगर देखें तो ये ऑब्जेक्ट था जी, ये ऑब्जेक्ट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई कि नहीं हुई, ये ऑब्जेक्ट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। हमें पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, यही कहीं बनेगा इमेज, क्योंकि मिरर से लंबवत दूरी तो यही है और लंबवत दूरी ठीक बराबर होगी, तो कहीं यही बनेगा। लेकिन कैसे, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को देखते हैं। ये रेज को पीछे बढ़ाऊं, ये देखो ये पीछे बढ़ा, यहां पे गए, और इस रेज को अगर मैं पीछे बढ़ाऊं, क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे। अब अगर मैं इस रेज को पीछे बढ़ाऊं, करेंगे, हाँ करेंगे। अब ये दोनों इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे करेंगे वहीं पर क्या बनेगा, जी हाँ, वहीं पर हमारा, सही से थोड़ा बना लेते हैं जी, ये और इसको पीछे बढ़ा लें, जी, तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं कह लूं कि ये आपका डिस्टेंस जो हो गया ये, अब ज्योमेट्री से प्रूव करोगे तो ये वाली डिस्टेंस इस डिस्टेंस की क्या आ जाएगी, बराबर। जी हाँ, कैसे, ये एंगल आई तो ये भी आई, और वो आई तो ये भी आई, और ये एंगल आई तो ये भी आई, और ये आई तो ये भी आई, और ये 90 तो ये अपने आप बराबर हो गया ना। तो ये डिस्टेंस इक्वल ये डिस्टेंस होगा, ये हमारा इमेज होगा। तो हमेशा मिरर से, जी हाँ, अब मैं आपको सीधे सीधे समझाऊं, ये था हमारा मिरर, ये था हमारा ऑब्जेक्ट,
हमें क्या करना है, इसकी नॉर्मल डिस्टेंस मैंने ले लिया डी, उतने ही डी दूरी पर यहां भी क्या बन जाएगा, इमेज। क्लियर? ये मिरर, ये मिरर, ये हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इतने ही दूरी पर हमारा क्या बन जाएगा, इमेज, यानी इमेज यहां बनेगा। बात समझ गए? क्लियर ये? जी हाँ। तो ये मैं कह सकता हूं कि मिरर की कोई पोजीशन हो, ऑब्जेक्ट से लंबवत दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक बनाओ और ठीक उसके पीछे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट पर ले लो, जी हाँ, वही इमेज बन जाएगा। जैसे ये आपका मिरर, इस लाइन के अगर इस साइड में रिफ्लेक्टेड सरफेस की तरफ ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज बनेगा। अगर इधर कहीं ले लिया तो अरे यार रेस तो इस पे जाएगी तो रिफ्लेक्शन होना ही नहीं है, तो जाहिर सी बात इमेज नहीं बनेगा। ऐसे घूम के तो जाना नहीं है, या ट्यून घूम गया तो बनना ही नहीं है। तो जब भी कोई मिरर है उसके रिफ्लेक्टेड सरफेस पे अगर ऑब्जेक्ट सिरे जाएगी, जैसे यहां मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, तो इस मिरर का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, तो ठीक इसके पीछे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे क्या बन जाएगी, ये मैंने कह लिया कि अगर छोटा सा हमारा यहां पर ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, जी हां, इसकी लेंथ को इमेजिनरी हम लोग बढ़ा लें, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो यहां पर क्या बनेगा, यानी ये देखा जाए मिरर अगर बड़ा होता तब भी वही बनता, छोटा होता तब भी वही बनता। जी हाँ, मिरर मैंने इतना बड़ा ले लिया, ऑब्जेक्ट यहां लिया, तब भी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, इधर भी आ जाओ डी ही बनेगा। छोटा सा अगर मैं ले लेता, इतना छोटा ले लेता, लेकिन ऑब्जेक्ट यही है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तब भी यही रहेगा, तब भी वही बनेगा। यानी हमारा जो इमेज है हमेशा कहां बन रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिरर की ऑब्जेक्ट से और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इमेज की मिरर से सेम होगी। क्लियर है? बिहाइंड द मिरर होगा, और अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा। और एक बात और निकल के आ रही, क्या कि जो इमेज का बनना है, जी हाँ, इमेज का बनना है वो मिरर की लेंथ या उसके हाइट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट से एक भी रेज मिरर पे जाके गिर रही है तो उसका इमेज बन रहा है। ठीक है? यानी मैं ये कह लूं कि मिरर हमारा छोटा हो या बड़ा हो उसकी हाइट पर डिपेंड नहीं करता। यानी कह सकते हैं इमेज का फॉर्मेशन, जी इमेज का फॉर्मेशन मिरर की हाइट पर डिपेंड नहीं करता है। जी हाँ, बस एक भी रेज मिरर पर गिरनी चाहिए। अब अगर मैं ऐसे कह लूं कि ये क्वेश्चन एक बना लेते हैं, क्वेश्चन को बना लेते हैं, कभी कभी ऐसा भी दे देता है, ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाए। ये मान लीजिए मिरर हो गया, जी हाँ, और ये अब देखा जाए यहां पर कहीं ऑब्जेक्ट हो गया, ये मैं एंगल ले लूं 45, यहां पे ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट 0,2 है, तो क्या बता सकते हो इमेज कहां बनेगा? जी हाँ, बता सकते हैं। कैसे? अरे ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। क्लियर है? ये क्वेश्चन इजी है भाई, क्वेश्चन नोट कर लो, नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लो। अब मैं क्वेश्चन का फिगर अलग बनना चाहिए, आंसर का अलग। आपको पता है इमेज की लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, इमेज का बनना मिरर की लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, तो मैं मिरर को और बढ़ा सकता हूं। जी हाँ, बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ये कहूं कि यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पे आनी चाहिए, ये और अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाए तो ये 45 है, तेरी क्या होगा, 45 होगा, क्योंकि एंगल 45 पे भी होगा। और ये आपका कोऑर्डिनेट क्या 0,2 है,
तो यहां पे कहीं पर इमेज बनने वाला है, ये 45 होगा और ये 45, तो यहां ये 90 है तो ये भी 90 होगा। यहां पे कहीं मान लो कि इमेज बन रहा है। अब ये इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये देखना हमको है, कैसे निकाला जाए। तो ये डिस्टेंस कितनी है 2, जी हाँ, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बता दो जरा। तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी d में मान, तो tan 45 इक्वल, इसके लिए ये बेस हुआ और ये नॉर्मल हुआ, तो 2 d इक्वल 2/tan 45, ठीक है। tan 45 की वैल्यू 1 यानी 2 हो गया। तो ये भी आपका कितना आ जाएगा 2, जी हाँ, क्योंकि ये आपका 2 है तभी तो ये tan 45 है, ये भी 2 हो गया। तो ये भी 45 ही तो होगा, जी हाँ, पूरा एंगल 90 है, 45 है, तो ये कितना होगा। तो यहां पे कह ले कि ये आपका 45 है तो ये कितना होगा, तो मैं मान लो यक्स, तो कह सकते tan 45 इक्वल, इसके लिए लंब हुआ 2 और ये आपका आधार यक्स, तो लंब बटे आधार, जी हाँ। तो यक्स इक्वल क्या आ गया 2/tan 45 और tan 45 की वैल्यू 1, 2 ही आया। तो ये यक्स जो दूरी आई वो 2 आ गई और वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, जी हाँ। तो कह सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, तो यहां पर चूंकि x इक्वल 2 आया और y पे 0 जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 2,0। बात समझ में आ रही है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, जी हाँ। तो मिरर पे अभी हम लोग और भी एप्लीकेशन देखेंगे, जी हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू। We got the